मध्य प्रदेश में सरकार का भविष्य तय करने वाली 28 विधानसभा सीटों पर मंगलवार को मतदान हुआ। अब 10 नवंबर को पता चलेगा कि प्रदेश में किसकी सरकार बनती है। क्या एक बार फिर कमलनाथ की सत्ता में वापसी होगी या फिर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री पद पर बरकरार रहेंगे। नतीजे जो भी हों, लेकिन कांग्रेस ने रिजल्ट घोषित होने से पहले ही उपचुनाव में अपनी पराजय का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ना शुरू कर दिया है। दिग्विजय सिंह जैसे नेता ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं और इसे अभी से हार के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। कांग्रेस के इन आरोपों पर भाजपा भी पलटवार कर रही है। आज मैं ईवीएम के मामले में आज से नहीं कह रहा हूँ, 2003 से इस मामले में कह रहा हूँ कि मुझे इस पर भरोसा नहीं है। कोई नई बात नहीं है। पहले से हार की भूमिका बनाने लगी कांग्रेस। अब दिग्विजय जी ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं। यही ईवीएम थी जिसमें से 2018 में 114 सीटें कांग्रेस को मिली थी। तब ईवीएम अच्छी थी और अब जब उनको लग रहा है कि बुरी तरह पराजित हो रहे हैं तो सारा दोष ईवीएम पे मढ़ दो और खुद छुट्टी पा जाओ। ये कोई पहला मौका नहीं है जब राजनीतिक दलों ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए हों। अमूमन हर चुनाव में ऐसा ही देखा गया है। चुनाव चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का, अक्सर चुनाव हारने वाली पार्टियां सवाल उठाती हैं कि इन मशीनों को हैक किया जा सकता है। अब देखना होगा कि इस उपचुनाव के नतीजे 10 नवंबर को क्या आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। तमाम मुद्दे रहे, आरोप प्रत्यारोप का दौर देखा हम लोगों ने, जुबान फिसलते हुआ देखा हम लोगों ने इस उपचुनाव में। अब जब मतदान कल हो चुके हैं उसके बाद एक बार फिर से ईवीएम पर सवालिया निशान लग रहे हैं और ये जो सवाल उठा रहे हैं वो कांग्रेस उठा रही है। तो इसको भी लेकर अब सवाल उठ रहे हैं राजनीतिक गलियारों में कि कांग्रेस ने कल मतदान के बाद जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर को निशाने में लिया, तो बीजेपी उस पर चुटकी लेते हुए ये मान रही है कि कांग्रेस हार रही है, इसलिए वो ठीकरा पहले से फोड़ना शुरू कर रही है। तो क्या ईवीएम को हम लोगों ने देखा है कि 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था और जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई और जिस तरह से दोबारा से बीजेपी सत्ता में काबिज हुई, तो उस समय भी कांग्रेस ने ईवीएम को जो है निशाने में उस पर निशाना साधा था। अब एक बार फिर से जो है इस बार जो है अभी जो उपचुनाव हुए उसमें जो कांग्रेस जो है ईवीएम पर सवाल उठा रही है। तो चलिए इसी पे हम चर्चा करेंगे कि ये सवाल क्यों उठ रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी, मेरे साथ फोन लाइन में मौजूद हैं सतीश सिकरवार जी। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप ही के पास आऊंगी। सतीश जी, क्या कहेंगे आप जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कल ईवीएम पे जो है एक पर सवाल खड़ा किया और कहा है कि जिस तरह से जो है ईवीएम मशीन पे एक बार फिर से सवाल उठाया है उन्होंने, क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से सही सवाल उठाया है माननीय दिग्विजय सिंह जी ने, और पूरी दुनिया में ईवीएम के खिलाफ है। दुनिया पूरी सभी बड़े बड़े देश, विकासशील देश ईवीएम के खिलाफ हैं। अगर ईवीएम अच्छी होती है तो सभी विकासशील देश ईवीएम से चुनाव कराते। अगर सवाल उठ रहे हैं तो सतीश जी ये बताइए, 2018 में अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए थे, आप लोग कांग्रेस जो है सत्ता पे काबिज हुई थी, तब आप लोगों ने ईवीएम पे सवाल नहीं खड़ा किया? नहीं, ईवीएम पे तो सवाल हमेशा ही खड़ा है और ईवीएम पे तब भी सवाल खड़ा, वो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ईवीएम पे तो हमेशा ही सवाल किया है। सभी विपक्षी दल ईवीएम के खिलाफ हैं। पूरे जितने भी विकासशील देश हैं सब देश ईवीएम के खिलाफ है। ईवीएम में के चुनाव कराने में क्या आपत्ति है? भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़ा करेंगे चाहे आप जीते या हारे, कांग्रेस जीते या हारे। नहीं, लेकिन जो चीज गलत है वो गलत है, हारे जीते से क्या होता है।
चलिए, हमारे साथ डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी भी जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है शार्प एट 7 में। क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस तरह से कल जो है हम लोगों ने सुना, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को वो ईवीएम पे सवाल उठा रहे थे। बीजेपी इसको मान रही है कि हार से पहले, पराजय से पहले ही जो है वो दोष देना शुरू हो गया है कांग्रेस का। क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि प्रजातंत्र में चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है और चुनाव आयोग जो भी निर्णय लेता है उसका हम लोग सम्मान करते हैं। और कोई ये ईवीएम के चुनाव पहली बार तो हो नहीं रहे, पूरे देश में या सब जगह इलेक्शन होते हैं। अब तो कहाँ जहाँ हार की संभावना नजर आती है तो पहले से ही दोष आरोपण करना शुरू कर देते हैं। तो ये तो चुनाव आयोग पर विश्वास ही नहीं है लोगों को। तो आप मान रहे हैं प्रभुराम जी कि कांग्रेस जो है हार के कारण, या उनको लग रहा है कि उनकी सीटें कम आएंगी, वो हारेंगे, इसीलिए इस तरह का जो है आरोप उन्होंने आरोप मढ़ना अभी से शुरू कर दिया है? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। हार की जो संभावना उनको नजर आ रही है तो इसलिए वो पहले से ही आरोप प्रत्यारोप करना शुरू कर दिया। चलिए, पूछ लेती हूँ, सतीश जी क्या कहेंगे आप? क्या लग रहा है, कांग्रेस का परफॉर्मेंस इस बार जो उपचुनाव है उसमें बहुत अच्छा नहीं होने वाला है, इसीलिए पहले से ही जो है ये आरोप मढ़ना शुरू हो गया है? आप जी मानिए, कांग्रेस 25 से लेके 27 सीट जीत रही है और कांग्रेस का परफॉर्मेंस पहले से बहुत बेहतर रहेगा। जितने भी लोगों ने लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया है और जनता के मत को बेचने का काम किया है, जो सभी लोग हार रहे हैं। सभी जगह, पूरे ग्वालियर चंबल संभाग की लगभग सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी हार रही है, कांग्रेस पार्टी सभी जगह विजय हो रही है। अच्छा, कांग्रेस को 25 से 27 सीट मिल रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस पे डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी? देखिए, ऐसा है, जो भी है 10 तारीख को सामने आ जाएगा। जनता का पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला है और 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी। जी, चलिए पूछ लेती हूँ, सुनील श्रीवास्तव जी, आपने सुना, क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस कह रही है नहीं, वो तो कॉन्फिडेंस में है कि नहीं 25 से 27 सीट जीत रही है। बीजेपी का कहना है कि बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा है, इसीलिए जो है ये ईवीएम को दोष देना शुरू कर दिए हैं। और हम लोगों ने देखा था 2019 में जब लोकसभा में जिस तरह से बीजेपी ने कांग्रेस को रौंदा था, उस समय भी कांग्रेस ने ईवीएम को ब्लेम किया था। अभी फिर से कल हमने सुना दिग्विजय सिंह को ईवीएम की मशीन को ब्लेम करते हुए। आप इस जो ब्लेम गेम है इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए मुक्ता जी, गाहे बगाहे नेताओं को ईवीएम की याद आ जाती है। अगर हम बात दिग्विजय सिंह की करें तो क्योंकि 2018 का जब विधानसभा चुनाव था उस दौरान इस प्रकार के आरोप नहीं लगे, क्योंकि कांग्रेस के ज्यादा 114 उम्मीदवार यहां चुनाव जीते थे। और उस दौरान भी कांग्रेस अगर चाहती, क्योंकि राजस्थान में भी कांग्रेस जीती थी, छत्तीसगढ़ में भी जीती, पंजाब में जीती, उन जगहों पर ईवीएम पर दोषारोपण नहीं किया गया, क्योंकि उपचुनाव है। अब एक राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश होती है, कार्यकर्ताओं का मनोबल ना टूटे। और कई जगहों पर जहां पर हार की संभावना पार्टियों को लगती है, वहां पर इस प्रकार के जो तथ्य हैं या फिर इस प्रकार के दोषारोपण हैं वो सामने आते हैं। कल हमने कमलनाथ जी को भी सुना, वो लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस जीत रही है, बहुत अच्छी स्थिति में जीत रही है, लेकिन जहां भी बीजेपी हारने की स्थिति में है वहां पर प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है और दूसरे तरह की गड़बड़ियां कर सकती है। यानी एक आशंका जता देना, जहां जीत रहे हैं वहां हम निष्पक्षता के साथ जीते हैं। प्रभुराम चौधरी जी पिछली बार कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, सांची से ही वो जीते थे, तो उस दौरान कांग्रेस ने या प्रभुराम जी ने तो नहीं ईवीएम पे सवाल उठाए। लेकिन इस बार जब प्रभुराम जी बीजेपी में है तो जरूर कांग्रेस से सवाल उठा रही, क्योंकि प्रभुराम जी भी जानते हैं कि पिछली बार सरकार भी बीजेपी की थी, प्रशासनिक मशीनरी भी, क्योंकि अगर एक तरीके से कहा जाए तो उनके लिए काम कर रही थी। लेकिन प्रभुराम जी ने कभी ये नहीं कहा कि ईवीएम की छेड़छाड़ हुई। और प्रभुराम जी से बेहतर, क्योंकि सतीश जी की अगर बात करें मुक्ता जी, तो पिछला चुनाव सतीश जी बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर लड़े थे। उस दौरान अगर ऐसी स्थिति होती तो सतीश जी जीत जाते, अगर छेड़छाड़ होती तो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये चीज कहना, राजनीतिक दल जो हैं और राजनेता जो हैं वो अपनी अपनी सुविधा के अनुसार इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव की, उस दौरान भी सभी राजनीतिक दलों को निर्वाचन आयोग ने ओपन एक सेशन रखा था कि कोई भी आकर हैक करके ईवीएम दिखा दे। उस दौरान भी देश के बड़े बड़े जो हैकर्स हैं वो भी गए थे। लेकिन इस प्रकार के
जो आरोप लगाए गए थे उस प्रकार के तथ्यों को प्रमाणित तौर पर नहीं किया जा सका, प्रमाणित नहीं किया जा सका। तो ये कहना कि ईवीएम हैक हो जाती है, ईवीएम में, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा कि कई लोगों के आरोप थे कि उन्होंने कांग्रेस का बटन दबाया तो बीजेपी को गया, बीजेपी का दबाया तो कांग्रेस को गया, इस प्रकार के तथ्य आए। लेकिन जब इसकी एक सभी दलों के साथ एक बड़ी बैठक हुई, उस दौरान निर्वाचन आयोग ने भी सभी को चैलेंज ही दिया था कि आप हैक करके दिखा दीजिए, इस प्रकार से छेड़छाड़ करके दिखा दीजिए जिस प्रकार के राजनीतिक दल आरोप लगाते हैं। लेकिन उस प्रकार के आरोपों को कोई सिद्ध नहीं कर पाया, तो ये बात उसी जगह निराधार हो गई कि ईवीएम हैक होती है। मुक्ता जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो है वो ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। सतीश सिकरवार जी, आप और डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, आप दोनों प्लीज बने रहिएगा फोन लाइन पे। हम जल्द ही लौटते हैं, वक्त हो चला है शार्प एट 7 पे एक बहुत छोटे से ब्रेक का। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, आपसे पूछूंगी, पिछली बार आप कांग्रेस से आपने चुनाव लड़ा और जो अगर हम बात करें तो प्रशासन, सरकार बीजेपी की थी, तब भी आप जीते, तो उस समय ईवीएम पे तो दोष नहीं मढ़ा गया। देखिए, ऐसा है, हमें जनता पे विश्वास है, प्रजातंत्र पे विश्वास है, चुनाव आयोग पे विश्वास है। जनता जो निर्णय लेती है परिणाम वही आते हैं। इसलिए हम ना तो ईवीएम पे आरोप लगा रहे हैं ना किसी और चीज पे, क्योंकि पहले मैं कांग्रेस से लड़ा था, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अभी मैंने कोई आरोप नहीं लगाए। आज भी मैं भारतीय जनता पार्टी से इलेक्शन लड़ा हूँ ना, आज मैंने ईवीएम पे आरोप लगाए। मुझे पूरा विश्वास है कि चुनाव आयोग निष्पक्षता के साथ में चुनाव करा था। जी बिल्कुल। और अगर हम आप बात करें तो आपके क्षेत्र में कल ही जो है बीजेपी ने गौरीशंकर शेजवार और उनके बेटे दोनों को जो है वो नोटिस दिया है। संगठन का काम संगठन अपने हिसाब से करता है जो उनके पास। हाँ, तो भीतरघात का मतलब आपको लग रहा है कि भीतरघात की कुछ आशंका है आपको? देखिए, ऐसा है, जो भी बात होगी वो मैं पार्टी प्लेटफॉर्म। चलिए, सतीश सिकरवार जी, आपसे पूछूंगी, पिछली बार आप चुनाव लड़े, आप हार गए, तो आपको क्या लगता है क्या रहा? बीजेपी ने आपको सपोर्ट नहीं किया? अब पिछले जो कारण है हार गए, वो तो पुरानी बात हो गई। अब नया अध्याय है। पार्टी ने पूरी तरह से काम किया है, सभी कार्यकर्ताओं ने काम किया है, कांग्रेस पार्टी ने, और कांग्रेस पार्टी विजय होगी। प्रभुराम चौधरी जी कह रहे थे हमारा लोकतंत्र में भरोसा है, इनका लोकतंत्र में कोई भरोसा नहीं है, जनता पे भी भरोसा नहीं है। जनता ने इनको 5 साल के लिए चुन के भेजा था, फिर बीच में इन्हें इस्तीफा क्यों दिया? जनता से पूछ के थोड़ी दिया इनने। जनता भरोसा होता तो जन अदालत बुलाते, उसमें पूछते जनता से, उसके बाद देते इस्तीफा। जी, ये बात तो अलग है, लेकिन अपन इस वक्त जो हम मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं ईवीएम पे कर रहे हैं। देखिए, ईवीएम पे चर्चा, ईवीएम का अगर हम बात करें तो ईवीएम पे दोष कोई जो भी पार्टी जब दोष देती है अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देती है। जब वो जीत रही होती तब ईवीएम का डिस्कशन नहीं होता। हमने ये देखा था 2018 के मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के समय, जब कांग्रेस को पर्याप्त सीट मिल गई, जीत गई, सत्ता में काबिज हो गई, तब ईवीएम की बिल्कुल बात नहीं हुई। 2019 के लोकसभा में हमने देखा फिर ईवीएम पे दोष देने लग गए, क्योंकि उस समय जो है बीजेपी ने कांग्रेस को रौंद दिया। तो आप लोग कन्वीनियंटली जो है एक्सक्यूजेस देते हैं। बैलेट पेपर बैलेट होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, इनमें परेशानी आती है, कुछ भी हो सकता है। अभी भी मैंने चुनाव में यहाँ पे कई मशीनें बीच बीच में खराब हुई। एक मतदान केंद्र में 4-4 मशीन लगी हैं पूरे दिन भर में। एक मशीन खराब हो गई, 1 घंटे मतदान प्रभावित रहा, लोग आए लौट गए। कई लोग, हमारी महिलाएं, करवा चौथ का आज व्रत था, कल कई महिलाएं 50% महिलाएं, मतदान क्यों कम हुआ ग्वालियरपुरम में, कई महिलाएं आई और उनको बाजार जाना था, उनको तैयारी करनी थी आज की, लौट गई।
ईवीएम खराब हो गई, अगर ये ईवीएम पे नहीं होता तो बैलेट पेपर पे होता तो वोट डाल के जाती कि नहीं जाती। चलिए, ये बात तो आप कह रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि मतदान कम हुआ है, उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का कोई भरोसा नहीं है, इसमें कुछ भी हो सकता है, नहीं भी होता है तो परेशानी कितनी आई है आप पता करिए अपने रिपोर्टर के माध्यम से। कई मतदान केंद्रों पे सुबह 8-8 बजे तक मतदान नहीं हुआ, कई बार बीच बीच में खराब हुई, कई मतदान केंद्रों पे 4-4 बार मशीन बदली गई है, तो उनमें मतदान प्रभावित हुआ ना। लोग बड़ी मुश्किल में 1.5 किलोमीटर दूर मतदान केंद्र है, एक बार बड़ी मुश्किल में आता है मतदाता, कोई मतदाता फिर लौट गए, फिर आना नहीं है उनको लौट के। वैसे ही कोरोना का भय था, तो ईवीएम मशीनों से ये परेशानी तो हो रही है ना। अगर यही ईवीएम की जगह बैलेट का उपयोग होता तो कोई लौट के वापस नहीं जाता, कोई मशीन खराब होने का मामला ही नहीं बनता। तो इलेक्ट्रॉनिक पे इन पे संदेह हमेशा बना रहेगा और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, इन पे परेशानी हमेशा रहेगी। चलिए, इसको इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखेंगे डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी? देखिए, मैंने पूर्व में ही आपके सामने बात रखी है कि इलेक्शन कमीशन का जो निर्णय है, जिसको जो आपत्ति है वो इलेक्शन कमीशन के सामने रखता। और आज जो भी, अब ये तो ऐसा है कि कांग्रेस आज हारती नजर आ रही है, तो इसलिए ईवीएम पे आरोप करना शुरू करती है। जब कांग्रेस जीती है तो आरोप अपना नहीं करती है, जब हारने की आशंका होती है तो पहले से ही आरोप करने लगती है। तो ये ऐसा आरोप लगाना उचित तो नहीं है, और इलेक्शन कमीशन पे भी कोई टिप्पणी करना उचित पूर्ण नहीं है। इलेक्शन कमीशन के सामने कोई भी पार्टी अपना विचार रख सकती है और उसके आधार पर इलेक्शन कमीशन अपना निर्णय लेता है। चलिए, एक सवाल आपसे पूछूंगी, हालांकि जो है काउंटिंग 10 तारीख को है, 10 नवंबर को तो जो ईवीएम जो अगर हम कहें जो बैलेट बॉक्सेस में सबके जो है भविष्य कैद है, फिर भी आपको डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, आपको क्या लग रहा है, क्या किस तरह का रिजल्ट आप देख रहे हैं 10 तारीख को? भारतीय जनता पार्टी 28 सीटों पर विजयश्री प्राप्त करेगी और मतदान हो चुका है, और जैसे ही रिजल्ट आएंगे आप देखेंगे कि विजयश्री भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी और 28 सीटों पर चुनाव जीतेगी। एक भी सीट आप कांग्रेस को नहीं दे रहे? पूरी सीटें भारतीय जनता पार्टी की। सतीश जी, आप क्या कहेंगे इस पे? इनको पता लगेगा, इन्होंने जो किया है उनको सजा इनको जनता देगी, मैं क्या बोलूं। अच्छा, चलिए सुनील जी, देखिए अभी हम लोग जिस तरह से बात कर रहे हैं, जिस तरह से सतीश जी ने कहा कि उनको उनके एरिया में दिक्कतें आई, बैलेट पेपर होता तो जो लोग निकले थे घर से वो दोबारा मतलब जो चले गए वापस आके, जब नहीं हुआ, ईवीएम में गड़बड़ी हुई, मशीन में गड़बड़ी हुई, तो इस पर आप क्या कहेंगे? हम लोग को आगे बढ़ना है, हम वापस फिर से बैलेट बॉक्सेस पे आएंगे, बैलेट पेपर पे आएंगे? देखिए मुक्ता जी, बैलेट पेपर को छोड़ ईवीएम की तरफ इसलिए रुख किया गया था क्योंकि हमने लगातार पिछले चुनावों में भी देखा, जब बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाता था तो काउंटिंग जो होती थी वो अगले दिन तक होती थी, पूरी रात काउंटिंग चलती थी, और पता लगे कई बार दोपहर हो जाती थी, दूसरी दोपहर हो जाती थी काउंटिंग में, और हार जीत का फैसला वहां पर होता था। उसमें भी भेदभाव या फिर लगातार आरोप लगते थे कि काउंटिंग सही तरीके से नहीं हुई, या फिर कलेक्टर के माध्यम से काउंटिंग को प्रभावित किया गया है, जीता कोई और, किसी को डिक्लेयर करा दिया गया। बिंडल बनाए जाते थे उस समय 25-25 के। ये भी आरोप कई बार लगे हैं राजनीतिक तौर पर कि जिस पार्टी को हराना उसके बंडल 30 के बना दिए और जिसको जिताना उसके 20 के बना दिए, और क्योंकि वो काउंटिंग होती थी ऐसी। तो ये तमाम आरोप थे, ये चुनौती थी निर्वाचन आयोग के सामने, और उसके बाद ईवीएम को लाया गया। ईवीएम में भी जिस प्रकार से आरोप लगातार राजनीतिक दलों ने लगाए जो हारे, या फिर उम्मीदवारों ने लगाए जो चुनाव हारे, कि कांग्रेस का बटन दबाने पर बीजेपी को वोट गया, बीजेपी का दबाने पर किसी और पार्टी को गया, किसी निर्दलीय को, इस प्रकार के आरोप लगे। तो उसका उपाय, उसका रास्ता ये निकाला गया कि सभी ईवीएम के साथ वीवीपैट कनेक्ट कर दिया गया कि जिसको भी वोट दबाएंगे वहां से एक स्लिप निकलेगी, उसमें वो चुनाव चिन्ह होगा, तो जिससे मतदाता को संतुष्टि रहे कि उसका वोट जिस प्रत्याशी को वो चाह रहा था, जिस दल को चाह रहा था, उसी को गया कि नहीं। तो लगातार सुधार की दिशा में यहां पर निर्वाचन आयोग काम कर रहा है। अब अगर जिस प्रकार से आपत्ति सतीश जी की है या कांग्रेस की है या बहुत सारे लोगों की है कि कई सारे देशों में जो विकासशील देश है वहां पर अभी भी बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाता है चुनाव में, उसमें संभावनाएं कम होती हैं गड़बड़ी की। इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, इसमें कई बार संभावनाएं बढ़ जाती हैं।
तो इसको लेकर निर्वाचन आयोग कई बार समय समय पर राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर चुका है और राजनीतिक दलों को भी चाहिए कि अगर ऐसी स्थिति है तो सरकारों और राजनीतिक दलों को मिलकर इस पर पहल करनी चाहिए और इतनी गड़बड़ियां अगर हैं तो इस पैटर्न को भी बदलना चाहिए। लेकिन उस दौरान अगर हम बात करें तो उस दौरान राजनीतिक दल उचित फोरम पर इस बात को नहीं रखते हैं। वो सिर्फ सकारात्मक सुझाव देते हैं, जिस प्रकार से ईवीएम के साथ वीवीपैट कनेक्ट करने का सुझाव था। पैटर्न बदलने को लेकर हो तो लोकसभा में, राज्यसभा में और निर्वाचन आयोग के समक्ष भी ये बात होनी चाहिए कि अब निर्वाचन का जो पैटर्न है वो वापस पोस्टल बैलेट की तरफ आना चाहिए। जी सतीश जी, ये बात तो सही है कि अगर देखिए जिस तरह से कल पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि ईवीएम पे उन्होंने जो आशंका जाहिर की, इसको तो जैसा प्रभुराम चौधरी जी कह रहे हैं कि किसी को अगर शिकायत है तो चुनाव आयोग जाए, वहां पे जाके कहे। खुले ऐसे फोरम में कहने का क्या अर्थ है? इसके तो अर्थ दूसरे निकाले जाएंगे ना, जो बीजेपी निकाल रही है। चाहे हम बीडी शर्मा जी का बयान सुने या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान सुने, तो दोनों तो चुटकी ले रहे हैं कि कांग्रेस में अंदेशा है हार का, इसीलिए वो इस तरह के बयान अभी से आने शुरू हो गए। कांग्रेस को कोई हार का अंदेशा नहीं है। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और अगर अंदेशा भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी ने 7-8 दिन पहले ही अभी राहुल लोधी को अपने पार्टी में शामिल कराया। अभी भी कई लोगों से संपर्क साध रहे हैं जो लोग, कहीं ऐसा ना हो कि हम कांग्रेस पूरी की पूरी सीट जीत जाए और हमारी सरकार चली जाए। तो सरकार बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं। करोड़ों रुपए इन्होंने चुनाव में बर्बाद किया। इसलिए मतदाताओं को भी पता लग गया जब 35 करोड़ इन्होंने लिए हैं, वो 35 करोड़ खर्च किए। पहले जेब में हाथ नहीं डलता था, अब करोड़ों रुपए ने मतदाताओं के बीच में परेशान किया। मतदाताओं को बार बार रात को 2-2 बजे तक जगाया, लिफाफे फेंके हैं घरों में। इसलिए इनका तो हारना तय ही है। मतदाता भी समझ गए हैं कि इनको वास्तव में मिले। प्रभुराम चौधरी जी, क्या कहेंगे आप इस बात पर, इनका जो आरोप है सतीश जी का? नहीं, मैंने पहले ही आपको बता दिया है। अब वो एक ही बात को बार बार दोहराना कोई ज्यादा नहीं। वो जो खरीद फरोख्त की बात कर रहे हैं सतीश जी, खरीद फरोख्त की बात की, पैसे की बात की, जो करोड़ों के पैसे की बात वो कर रहे हैं। ये तो 6 महीने से एक ही बात इनके उसमें लगी हुई है। ये खुद ही तो पार्टी बदल के गए। इन्हें कांग्रेस ने खरीदा है क्या सतीश जी को? ये खुद बताएं, ये कितने में बिके हैं उधर कांग्रेस में गए, भारतीय जनता पार्टी छोड़कर। जी ये पूछ लेंगे, लेकिन पहले आप तो उनके आरोप का जवाब दे दे। उनसे पूछ लेती हूँ सतीश जी से। पूरी तरह निराधार है। ठीक है सतीश जी, आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि आपने भी तो पार्टी बदली है। ठीक है, मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर शामिल होने से पहले 8-10 दिन पहले का वीडियो है कि भारतीय जनता पार्टी 35 करोड़ रुपए में हमारे विधायकों को खरीदना चाहती है। इन्हीं के मंत्री कह रहे हैं, आपने वीडियो देखा होगा। प्रद्युम्न सिंह तोमर कह रहे हैं, फिर प्रद्युम्न सिंह तोमर सबसे पहले वहां में गए बीजेपी में, और यही प्रद्युम्न सिंह तोमर भाषण में कह रहे हैं, अपने वीडियो बना है उनका वीडियो, आपके यहाँ भी देखा होगा आपने, कह रहे हैं कि 35 करोड़ रुपए में हमारे विधायकों को खरीदना चाहती है। इन्हीं के मंत्री कह रहे हैं, उसी आधार पर तो ये बात हुई थी। हाँ ठीक है, लेकिन आपसे जो इन्होंने सवाल पूछा, आपने भी तो पार्टी बदली, आप भी तो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आए। देखो, मैंने पार्टी बदली है, पार्टी बदलना अलग बात है। इन्होंने तो जनता के जनादेश को ठुकराया है ना। जनता ने इनको 5 साल के लिए चुन के भेजा था, इनको विधायक क्यों लड़े? फिर जब इन्होंने पद ठुकरा दिया तो बन जाते। जब मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ, गृहस्थ आश्रम मैंने छोड़ दिया, तो मैं वापस गृहस्थ क्यों बनना चाहता हूँ? आप भी तो बीजेपी के टिकट से हार गए थे, आपको बीजेपी दोबारा टिकट नहीं दे रही थी, इसलिए तो आप कांग्रेस में आ गए इस बार। मैंने पार्टी जनता की सेवा के लिए बदली है। इन्होंने तो जनता का जनादेश पाके जनता जीतने के बाद 5 साल के लिए जनता ने चुनाया, इन्होंने असमय चुनाव थोप दिया। ऐसे समय पे चुनाव थोपा है जब हम पूरे प्रदेश में कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहे हैं, जनता परेशान है। इन्होंने एक परेशानी और पैदा कर दी। लेकिन कोरोना का असर तो दिखा नहीं चुनाव में। जिस तरह से वोट प्रतिशत, जिस तरह से वोट डले हैं, जिस तरह से लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, तो कोरोना का असर तो दिखा नहीं सतीश जी। बदला लेने के लिए किया है ना इन्होंने, जनता के साथ जो किया है, चीटिंग, जनता के साथ धोखाधड़ी की है। जनता ने इनको जिताया था, जनता ने मैंडेट दिया, हमको हराया था जनता ने उस समय, इनको मैंडेट दिया, लेकिन इन्होंने मैंडेट को संभाल के कहाँ रखा है? जी प्रभुराम चौधरी जी, आप लोगों ने जनता के मैंडेट को ठुकराया, ये उपचुनाव को समय से पहले कराया। देखिए, हम तो क्षेत्र का विकास चाहते हैं, और क्षेत्र का विकास जब जो वर्तमान सरकार उस समय जो थी, उस समय की सरकार जब नहीं कर रही थी, तो हम पद पे चिपके नहीं रहना चाहते थे। हम तो जनता का जो विकास करेगा, शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी और विकास तेजी के साथ में इस प्रदेश में शुरू होना हो गए।
इसलिए हम लोगों ने हम तो जनता हमें चुनती है, हम तो जनता को विकास करते हैं और जो विकास के लिए हम साथ रहते हैं उसका रिजल्ट आपको 10 तारीख को मिल जाएगा। जनता जो भी निर्णय लेगी वो आपको सब सामने आ जाएगा। जी बिल्कुल, 10 तारीख को तो जो है रिजल्ट मिल जाएगा। सतीश सिकरवार जी आपका और डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी आपका, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शार्प एट 7 में हिस्सा लिया। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से कल जो है मतदान हो गए हैं, सभी जो प्रत्याशी हैं उनके जो भविष्य है वो चुनाव पेटी में बंद है। जो 10 तारीख को खुलेगा, रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। उससे पहले हमने देखा कल हमने सुना दिग्विजय सिंह को, जो जिस तरह से उन्होंने ईवीएम पर क्वेश्चन मार्क उठाया और उसके बाद से लगातार बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस को उनका डर सता रहा है, इसीलिए वो अभी से ईवीएम पे सवालिया निशान लगाने लग गई है। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। Baba Ilaichi, what's your pleasure?